प्रणाम साथियों। मैं आप सबका साथी नीरज सिंह। कल 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। भारतीय जनता पार्टी कुल 240 सीट जीती है, जबकि वो 370 का अपना टारगेट सेट की थी और एनडीए 400 पार का नारा लगा रही थी। ये तो चुनाव के दरमियान ही पता लग गया था कि भाजपा उतनी सीट जीतने नहीं जा रही है, 230 के आसपास रहेगी और वैसा ही हुआ, 240 सीट आई। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 सीट जीती है और सच मानिए तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीट आई है उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से एनडीए इंडिया का गठन नीतीश कुमार के पहल से हुआ और बाद में नीतीश कुमार के साथ किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने व्यवहार किया, ये हम सबके सामने है। अगर कांग्रेस पार्टी वक्त रहते हुए चेत जाती और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात ना सोचती, भाजपा को हटाने के लिए लड़ाई लड़ती, तो आज ये परिणाम कुछ और होता। यदि नीतीश कुमार इंडिया में बने रहते तो आज निश्चित ही परिणाम बहुत ही अलग किस्म का होता और 240 तो क्या, वो 200 के अंदर ही सिमट जाती। भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कांग्रेस एक तरह से मैं कहूँ कि सहयोगी रही और इंडिया घटक दल में सबसे खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी और राजद का रहा। जहां कांग्रेस पार्टी अपने हर 3 सीट में से 1 सीट जीत पाई, वहीं आरजेडी तो बिहार में 23 और झारखंड में 1, कुल 24 सीट जीतकर चुनाव लड़के मात्र 4 सीट जीत पाई। यानी कि हर 6 सीट में वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई। बिहार में भी जिस तरह से तेजस्वी यादव, हालांकि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से उनका अड़ियल रवैया रहा अपने सहयोगी घटक दलों के प्रति, यदि वो माले को, कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ और सीट देते तो यहाँ भी परिणाम कुछ अलग रहता। या पप्पू यादव, हिना साहब को अपने में शामिल करके अगर उन्हें टिकट देते तो निश्चित ही पूरे बिहार में कुछ और सीट उन्हें मिलती, भाजपा कुछ और सीट हारती। लेकिन तेजस्वी यादव का भी एक तरह से अपना हठी व्यवहार रहा कि मैं ही सब कुछ। इतना दौड़ने के बाद वो मात्र 4 सीट जीते, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां कुल 5 सीटों पे चुनाव लड़ी और 2 सीट तो वो जीती गई। साथियों, पूरे देश भर में कि मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर फोकस किया, उसके बजाय यदि क्षेत्रीय पार्टियों पे वो ध्यान दी रहती तो भी परिणाम और अच्छा आ जाता। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां अपने अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना काफ़ी कम है। वहाँ 50% से ज़्यादा पिछड़े हैं, पिछड़ों की आबादी है। लेकिन आश्चर्य होगा, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ अभी भी मात्र 14% आरक्षण पिछड़ों को मिला हुआ है।
वो अपने अधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक न होकर धर्म के अफीम के नशा में ज़्यादा दिखते हैं। इसके अलावा यदि कांग्रेस पार्टी वहाँ गठबंधन बना के चलती, आदिवासियों की कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ पे, यदि उनका सहयोग लिए रहती तो स्थिति आज कुछ और होता। इसी तरह से कर्नाटक और तेलंगाना में जहाँ उनकी सरकारें हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ का भाजपा को काफ़ी कम सीटें आएंगी। कर्नाटक में तो फिर भी भाजपा की सीट कम हुई है, लेकिन तेलंगाना में जो पिछले बार 4 सीट जीत के आई थी, इस बार 8 सीट हो गया है। एक बात और ध्यान देने योग्य है साथियों, भाजपा अगर तेलंगाना के अपवाद को छोड़ दिया जाए या आंध्र में जो 3 सीटें बढ़ी उसके अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो भाजपा वहाँ बढ़ रही है, दिल्ली के अपवाद को छोड़ दिया जाए जहाँ 7 में 7 सीट जीती है, भाजपा वहाँ जीत रही है जहाँ गरीबी ज़्यादा है, भाजपा वहाँ जीत रही है जहाँ अशिक्षा ज़्यादा है, भाजपा वहाँ जीत रही है जहाँ प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है। कुल मिला के साथियों, भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल के द्वारा उन गरीब प्रदेशों के वोटों को खरीद रही है और वहाँ अपना पांव और मजबूती से गड़ा रही है। हम सबको पता है भाजपा जो है प्राकृतिक संसाधनों की लुटेरा पार्टी है। अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के हाथ में उड़ीसा जैसे राज्य, जबकि उनके प्रदेश भी, राज्य सरकार भी वहाँ बनने जा रही है और लोकसभा सीट भी 21 में से 20 जीत गई है, तो वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का के लूट किस प्रकार से होंगे, इस पे कहना ही क्या है। नियमगिरी पहाड़ जो वेदांता के खिलाफ वहाँ के आदिवासियों ने लड़के उत्खनन का काम सुप्रीम कोर्ट के निगरानी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहाँ के कोर्ट की निगरानी में हुए मत संग्रह में वेदांता बुरी तरह से हार गई थी। संभव है वेदांता को दोबारा नए सिरे से नियमगिरी पहाड़, जो आदिवासी उन्हें अपना देवता मानते हैं, उससे जबरन छीनने का, स्थानीय आदिवासी लोगों को प्रताड़ित करने का, कंपनी और भाजपा के गुंडों द्वारा नियमगिरी पहाड़ बचाने के पक्ष में लड़ाई लड़ने वालों के साथ अत्याचार हो, मारपीट हो और जबरन उन्हें दोबारा वेदांता के पक्ष में खड़ा होने के लिए मजबूर किया जाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसमें अब कोई संदेह नहीं, शंका नहीं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद हंसदेव जंगल को काटने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसी तरह से उड़ीसा भी
अब इनके लूट का शिकार हो जाए तो इसमें कोई विस्मय नहीं होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि भाजपा का प्रसार वहाँ हो रहा है एक बेंगलोर और दिल्ली के अपवाद को छोड़ के। बेंगलुरु शहर के इर्द गिर्द जो 3-4 सीटें हैं महानगर के, वहाँ भाजपा है, और दिल्ली जो पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है वहाँ भाजपा है। उसके अलावा देश के किन्हीं भी बड़े महानगरों में के आसपास, या मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, वहाँ भाजपा अब नहीं है। जहाँ गरीबी है, आंध्र प्रदेश के भी उन इलाकों में भाजपा पांव पसार रही है। 3 सीट मिली है जहाँ गरीबी है। तेलंगाना हैदराबाद को छोड़ के, इलाका सिकंदराबाद को छोड़ के, सिकंदराबाद से भाजपा जीती है, सिकंदराबाद के छोड़ के वारंगल हो या और भी उसके आसपास की जो सीटें हैं वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। तो वहाँ अपने धन का उपयोग करके जो सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और इस चंदा का उपयोग करके गरीबों में पैसा बांट के वो सीट अपने पक्ष में कर लेना है, करके भाजपा जीत रही है। ये स्पष्ट हो गया है। या वहाँ जीत रही है जहाँ समाज का पिछड़ा वर्ग या दलित या आदिवासी वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, जहाँ शिक्षा का प्रसार कम है। इसलिए यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जिसकी संभावना ज़्यादा लग रहा है, तो उसका तो ये कर्तव्य होना चाहिए कि उन अशिक्षित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करे और अपने अधिकारों के प्रति सामान्य जन को जागरूक करे। इस चुनाव में जो परिवर्तन दिख रहा है, जो 303 से घट के 340 पे आ गए, जो 63 सीटों की कमी हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश ने 62 सीट जो पहले भाजपा जीती थी उसे घटाकर 32-33 पे ले आई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत साधुवाद है। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस इस चुनाव में सबसे अच्छा रहा, उसे साधुवाद है, उसे बधाई है। उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। और जहाँ राम मंदिर बना, जहाँ इन्होंने नारा लगाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि राम इनसे रुष्ट हो गए, इनके नौटंकी से। और फैजाबाद की सीट, जहाँ अयोध्या जिस लोकसभा सीट में आता है, उस फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, वो हार गई। यही नहीं, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निवर्तमान नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने सीट के जीत का जो फासला था, पिछली बार लगभग
5 लाख वोटों से जीते थे, जो कि इस बार मात्र और मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। ये 3.25 लाख पौने 3 लाख के करीब में वोटों में, उनके वोटों में गिरावट आई है। इसे नरेंद्र मोदी की जीत नहीं माना जाना चाहिए। ये बुरी तरह से हार है, उनके एजेंडे का हार है, उनके नफरत भरे एजेंडे का हार है, उनके आर्थिक नीतियों की हार है, जो देश में बेरोजगारी उन्होंने फैलाया है, उसकी वो हार है। और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस चुनाव में रिजेक्ट कर दिए गए हैं और इस बार तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। यदि एनडीए की सरकार बनेगी भी तो हमें नहीं लगता कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को मौका देने जा रही है। जैसा कि मैं कल कहा था, इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत बढ़ गई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और ज़्यादा बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भी और उड़ीसा जैसे जगहों पे बीजेडी, कांग्रेस और भाजपा के अलावे वहाँ क्षेत्रीय दल जब खड़े होंगे तो उन प्रदेशों का और अच्छा होगा, भला होगा। एक बात बता दूं मैं, क्षेत्रीय दलों में सिर्फ और सिर्फ बीजू जनता दल का परफॉर्मेंस इस बार सबसे खराब रहा। वो भी इसलिए कि पिछले वो 4 बारों से मुख्यमंत्री या उससे भी ज़्यादा समय से वो मुख्यमंत्री रहते आए हैं, तो सत्ता विरोधी इस बार लहर प्रखर था। इस वजह से बीजू जनता दल की ये स्थिति हुई है, न कि वहाँ नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। बीजू पटनायक का स्वास्थ्य भी खराब रहा है। तो इस चुनाव में आप देखें तो क्षेत्रीय दलों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियों से अच्छा रहा है। और मैं तो यह मानता हूं कि जहां जहां ये क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी, जैसे जैसे भाजपा और कांग्रेस की ताकत कमज़ोर होंगी, तो वो क्षेत्रीय पार्ट कहे जाने वाली पार्टियां जन आकांक्षाओं की पूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगी। और ये क्षेत्रीय कहे जाने वाली पार्टियां पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हितों की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा कर पाएंगी। छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों की ज़्यादा रक्षा कर पाएंगी। इसलिए देश की महान जनता को अपने अपने स्थानों पे, स्थानीय जगहों पे क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना चाहिए।
ये जो एक धारणा, एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन और वन पार्टी या टू पार्टी, अमेरिका के तर्ज पे, वो हो सकता है अमेरिका के लिए वो सही हो, लेकिन भारत जैसे बहुरंगी विविधतापूर्ण देश में दो दलीय शासन प्रणाली स्थानीय आबादी को, उन प्रदेशों की आबादी, जनता का, मतदाताओं के हितों की रक्षा करने पाने में असफल रहेंगी। वहाँ के उस क्षेत्र का विकास करने में असफल होती हैं। छोटे उद्योगपतियों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कारीगरों, मजदूरों के हितों की रक्षा करने में बड़ी पार्टियां बुरी तरह से असफल रहती हैं। और विश्वास करिए, देश के प्रति जितना जागरूक इन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों के मतदाता होते हैं, उतना बड़े पार्टियों के मतदाता नहीं होते हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग से कितने लोग सीमा की रक्षा करने के लिए सेना में जाते हैं, और क्षेत्रीय दल कहे जाने वाले पार्टियों के मतदाता वर्ग से, समूह से, समुदाय से, जाति से कितने लोग सीमा पे रक्षा करने के लिए जाते हैं। ये मनुवादी मीडिया ने क्षेत्रीय दलों को भ्रष्टाचारी कह के प्रचारित किया है, दुष्प्रचारित किया है। जबकि आप आंकड़ा उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का स्तर क्या है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को और मेहनत करना पड़ेगा। उन्हें अपना सहयोग उन क्षेत्र के पार्टियों को करना पड़ेगा जहां क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर हैं, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और अब भाजपा का नया कॉलोनी बना उड़ीसा। इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में नए सिरे से क्षेत्रीय पार्टियों को काम करना पड़ेगा और वहाँ की जनता को इन क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना पड़ेगा, जिसकी सोच जनता के प्रति हो, जिसकी सोच सांप्रदायिक सद्भाव में हो, शांति में हो, जिनका सोच स्थानीय विकास का लाभ स्थानीय जनता को देने के प्रति हो, न कि लूट की सोच सेठों और धनपतियों, पूंजीपतियों, कॉरपोरेट घरानों के प्रति जिनका झुकाव हो। ऐसे पार्टियों से इतर जो जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे के प्रति जो संघर्ष कर रहे हों, ऐसे दलों को सहयोग करके
उन्हें मजबूत करेंगे, तभी आपका क्षेत्रीय विकास हो पाएगा, क्षेत्रीय संतुलन हो पाएगा। जो बड़ी पार्टियां हैं क्षेत्रवाद का आरोप लगाती हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि क्षेत्रवाद क्यों नहीं होना चाहिए। क्या पार्टियां जीत के जाएं और महानगरों को सिर्फ सजाएं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, इन्हीं शहरों को सजाएं? हर एक लोकसभा सीट का विकास होना चाहिए। अगर 543 लोकसभा सीट है और बराबरी का अधिकार है, तो विकास भी, रोजगार के अवसर भी इन 543 सीटों पे को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तभी ये माना जाएगा कि भारत में सच्चा लोकतंत्र है। अन्यथा ये समझा जाना चाहिए सिर्फ वोट देते समय बराबरी का अधिकार होता है, और वोट होने के बाद इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ गैर बराबरी का बीज बोया जाता है, गैर बराबरीपूर्ण विकास होता है, गैर बराबरीपूर्ण आर्थिक नीतियां बनती हैं। इसलिए देश के मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा, अपने क्षेत्र के लिए लड़ना पड़ेगा उन्हें, अपने क्षेत्र के लिए मताधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा उन्हें। और इस भ्रम में कोई ना रहे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से देश मजबूत होगा। ये सरासर एक भ्रम है। भारतीय जनता पार्टी संसाधनों की लुटेरी पार्टी है, और सिर्फ चंदा के जुगाड़ के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, क्योंकि उसके पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ धन के आधार पर अब टिकी हुई है। धन के आधार पर धर्म का आश्रय उसका कमजोर हो रहा है। फैजाबाद में वो सीट हार गई। हाँ, नए पॉकेट्स में वो धर्म का आधार बना सकती है, ढूंढ सकती है, या जहाँ मुस्लिमों की आबादी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ मुस्लिमों से डरा के वो पोलराइजेशन की बात करती है। इसलिए अब उसका धर्म का एजेंडा नहीं है। वो कोई धर्म की रक्षा करने वाले नहीं है, वो खुद अधर्मी लोग हैं। अयोध्या इस अधर्म के ड्रामे को, आडंबर को, पाखंड को देख चुकी है, और अयोध्या जैसे क्षेत्र में लोग अफीम के धर्म के नशे से जागरूक हो गए, और वहां खुद वो भाजपा हार गई। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम पूंजीपतियों की दलाली करना, धन एकत्र करना, और उस धन के बल पे पॉलिटिक्स करना, यही एकमात्र कटु सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की है। इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रति आज भी सबसे ज्यादा जागरूक और चिंतित क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों के मतदाता समूह हैं। उन सबसे ज्यादा सेना में क्षेत्रीय दलों के मतदाताओं के घर के परिवार के युवा जाते हैं। यह आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी के अपने लोग घांची समुदाय से, जिसको गर्व से कहते थे और जिसे अपने कलम से ओबीसी के उसमें शामिल कराया, गुजरात से कितने लोग सेना में जाते। अमित शाह के वर्ग के लोग कितना सेना में जाते हैं। ना वो सेना में जाते हैं, ना वो खेती करते हैं, ना वो जय जवान में है, ना जय किसान में है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स थ्रू मनी ये करते हैं। लेकिन
आने वाले समय में वो भी बदलेगा, क्योंकि जनता को एक ना एक दिन समझ ज़रूर आएगा कि सरकार या भाजपा ने टैक्स के द्वारा आम जनता से जितना पैसा लिया और उसके बदले में जो 5 किलो राशन देती है उसकी कीमत क्या है। इस अंतर को जनता समझेगी एक ना एक दिन, और जिस दिन ये अंतर समझ में आएगा, भारतीय जनता पार्टी या कारपोरेट घराने के पैसे के बल पे पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां अपने आप से मर जाएंगी। वक्त लगेगा, हो सकता है, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भाजपा जिस तरह से बिहार में कम हुई है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कम हुई है, जिस तरह से राजस्थान में कम हुई है, जिस तरह से कर्नाटक में कम हुई है, जिस तरह से हरियाणा में कम हुई है, जिस तरह से महाराष्ट्र में कम हुई है, उसी तरह से आने वाले चुनावों में वो और कम होती जाएगी और इस भारत से समाप्त होगी। क्योंकि भारत के रेस से, भारत की मिट्टी के तासीर से, भारत के स्वभाव से भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव का मेल नहीं खाता। ये हिटलरवादी सोच से पनपी हुई भाजपा भारत से एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, हमारा ये पूरा विश्वास है। धन्यवाद।